हेलो बच्चों, हम लोग आज अगला पढ़ेंगे बोर के सिद्धांत का अनुप्रयोग में एप्लीकेशन ऑफ बोस थ्योरी। बोस थ्योरी कल आपने पढ़ा। बोस थ्योरी जो है सोमरफील्ड थ्योरी की खिलाफ थी। देखिए दोनों में अंतर क्या था। सोमरफील्ड थ्योरी ये कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सोमरफील्ड थ्योरी, इलेक्ट्रॉन नाभिक धनावेशित होता है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। अब चक्कर कहाँ लगाता है इन्होंने ये नहीं बताया। बोस ने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ बंद वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता है। देखिए पहला अंतर यही था। ठीक उसी तरह जैसे आप क्लास में पढ़ने जाते हैं तो हर छात्र के बैठने के दो तरीके हो सकते हैं। एक छात्र तो यह है कि क्लास में कहीं भी बैठ जाए, जैसे वहाँ सीट न रहे और वह जमीन पर बैठकर जगह पूरा वहाँ पर चटाई बिछा दी जाए, बैठ गया है, तो उसके बैठने का कोई रूल नहीं था। बोर्स थ्योरी में यही था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ फिक्स्ड ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे। इसी के साथ साथ रदरफोर्ड ने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो उसका जो खंड वह जो है चक्कर लगाता है तो वह उसके ऊपर एक बल कार्य करता है, जिससे वह नाभिक पर बल और इलेक्ट्रॉन पर ये बल के कारण जो है एक दूसरे नाभिक में गिर नहीं पाता है। तो मैक्सवेल प्लैंक का जो सिद्धांत आया, विद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत आया, उन्होंने कहा कि नाभिक के चारों तरफ घूमते हुए इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा का वास करता है, जिससे कि ऑर्बिट हमेशा छोटी होती जाएगी, अंत समय वह नाभिक में आकर गिर जाएगा। ये बात जो है रदरफोर्ड के नियम का खंड को कैंसिल किया, यही नियम मैक्सवेल थ्योरी ने। तो इसी को इन्होंने कहा, बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ बंद वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, फिक्स कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिसकी ऊर्जा निश्चित होती है, और जब उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वह विकिरण ऊर्जा का वास नहीं होता, और जिस कक्षा में वैसी कक्षा में कुल घूमता है जिसका एक निश्चित कोणीय संवेग होता है। तृतीय रूल था। तो बोर का तृतीय अवधारणा ये था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जिसका कोणीय संवेग h/2π के गुणज। तो मान लीजिए कि nवीं कक्षा है तो nh/2π, और कोणीय संवेग है mvr, यानी mvr, जहां भी इलेक्ट्रॉन का वेग है, इलेक्ट्रॉन का v वेग है, कल हो चुका है, ये पिछले वीडियो में हुआ है। r इसकी रेडियस है, त्रिज्या है, और m जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। हम इसको मान लेते हैं कि वह जो है समीकरण नंबर 1 हुआ। इस समीकरण से यहाँ पे नोट कर दीजिए, जहां m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और इसका मान जो होता है 9.109 × 10⁻⁻28 ग्राम होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। h प्लैंक नियतांक, इसका मान होता है 6.625 × 10⁻27 अर्ग सेकेंड होता है h का मान। पाई का मान आप जानते ही हैं, पाई का मान है 3.142 होता है। इस मान का हमें प्रयोग करना है, इसलिए इसको आप ध्यान से देख लीजिए। अब हम इससे जो है, क्योंकि आप थोड़ा बहुत गणित पढ़े हैं, तो v का मान निकाल लेते हैं। तो v = v वेग, पिछले वीडियो में इसी को हम u मान लिए,
इसमें भी है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर वे। तो ये हो जाएगा, हम मान रखेंगे तो n h अपान m r हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 कर। हम रेडियस निकाल रहे हैं, हम पहले बोर की त्रिज्या निकाल रहे हैं, बोर त्रिज्या, यानी कि हम नाभिक के चारों तरफ ये k को से कितनी त्रिज्या होगी ये निकाल की गणना करना चाहते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ये धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, नाभिक में गिरता नहीं है तो चक्कर लगाएगा, तो इस पर एक बल ये धनावेश अपने ओर खींचता है, एक इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जब चक्कर इलेक्ट्रॉन लगाता है तो यह संतुलित करने के लिए इस पर दो तरह के बल लगते हैं। एक बल जो होता है इसके केंद्र की ओर धनावेश और ऋणावेश के बल, यह जो बल लगता है वह होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान में r²। इसको आप लोग पढ़ेंगे, फैराडे का रूल है इसमें। और एक जो है सेंट्रीपेटल फोर्स, अपकेंद्र बल बाहर की ओर लगता है, और ये है वह होता है यह बराबर mv² अपान r। यह एक दूसरे को संतुलित करता है, क्योंकि हम पद्धति CGS लेने जा रहे हैं, तो इसको जो है हम यह बराबर हो जाएगा Q1 Q2 अपान r²। यह MKS पद्धति के लिए कांस्टेंट होता है, तो हम इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए CGS ले रहे हैं। तो इस पर जो है अपकेंद्र बल, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उस पर लगने वाला अपकेंद्र बल यह बराबर होता है mv² अपान r। और आकर्षण बल, आकर्षण बल हो जाएगा, आकर्षण बल जो होगा ये E है, FC है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश E होगा, और मान लीजिए नाभिक में जो है Ze प्रोटॉन है, यानी Z परमाणु क्रमांक कितना होता है ना, प्रोटॉन होते हैं, बटे r²। तो दोनों बल, आकर्षण बल और अपकेंद्र बल बराबर हो जाते हैं, इसलिए mv² बटे r इक्वल टू Ze² बटे r²। देख कैलकुलेशन देख लीजिएगा, हो सकता है कैलकुलेशन कहीं गलत हो। अब इससे हम मान रख देते हैं, v का मान जो है यहाँ रखने का प्रयास करते हैं, और जो रिजल्ट आएगा वही जो है रेडियस हो जाएगी। v बराबर हो जाएगा NH अपान 2 पाई mr। यहाँ देखिए 2 पाई छूट गया है, 2 पाई mr। कैलकुलेशन अपने से करना क्या है, अब v का मान, ये समीकरण नंबर हम लिख देते हैं, इसमें आप ध्यान रहे यहाँ कैंसिल हो जाएगा, v² बराबर हो जाएगा Ze² बटे mr। v का मान यहां से हम रखना चाहते हैं ये, तो v का मान समीकरण 1 से, ये समीकरण जो है 3, समीकरण 2 से समीकरण 3 में रखने पर रखते हैं, तो मान रखते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा, यहाँ देखिए v का मान चेक कर लीजिए,
अपॉन 2 पाई एम आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर बटे एम आर। मान रखकर इसको हल करते हैं तो देखिए क्या आता है। तो हम इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा जगह हो जाए, और मिटाने के बाद जो है हम देखते हैं मान रखकर क्या है। एन स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ एन स्क्वायर एच स्क्वायर कैलकुलेशन आप अपने से भी कर सकते हैं, बटे हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर जेड ई स्क्वायर बटे एम आर। तो यम से देखिए यम कट जाता है, ये आर इस आर से कट जाता है, तो इसको हम ले जाते हैं यहाँ, इसको ले जाते हैं यहाँ। आर निकालना है तो आर बराबर हो जाएगा, आर बराबर एन स्क्वायर, नहीं पहले आर बराबर एच स्क्वायर बटे में ये यहाँ चला जाता है, ये 4 पाई स्क्वायर यहाँ हो गया, ये यम हो गया, ये यम हो गया, और यहाँ बच गया एन स्क्वायर बटे में जेड। 4 पाई स्क्वायर यम देख कुछ छूट रहा है, यम ये यहाँ आ जाएगा ई स्क्वायर, यानी आर का मान हो गया, आर का मान एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर एन स्क्वायर अपान जेड हो गया। ये इसमें सबका मान हम रखते हैं सीजीएस पद्धति में। तो देखिए अभी एच का मान कितना है, एच का मान है 6.625 गुणे 10 घाते -27 अर्ग सेकंड। अर्ग किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? तो अर्ग किसका होता है? कार्य का। अर्ग सेकंड प्लांक नियतांक। तो प्लांक नियतांक का मात्रक बताइए। तो प्लांक नियतांक का मात्रक होता है अर्ग सेकंड या एमकेएस पद्धति में जूल सेकेंड। मान होता है 6.625 गुणे 10 घाते -27। एच के बाद आता है मान, देखिए पाई का मान, पाई का मान है 3.142, यम का मान है 9.109 × 10⁻28 ग्राम, 28 ग्राम होता है। और ई का मान जो होता है 4 ई का मान 4 ई का मान आता है 4.808 गुणे 10 घाते -10। ESU होता है, मान यहाँ रखेंगे तो मान रखेंगे तो ये आ जाएगा R बराबर 6.625 गुणे 10 घाते -27 का होल स्क्वायर, ई स्क्वायर एच स्क्वायर बटे में 4 × 3.142 गुणे एम 9.109 गुणे 10 घाते -28 गुणे ई स्क्वायर का मान है 4.808 गुणे 10 घाते -10 का होल स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर अपान जेड। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेशन करेंगे जितना आएगा वही जो है इसका मान हो जाता है। तो इसको यार का मान हो जाता है यन, ये है 0.529 यन स्क्वायर अपान जेड एंगस्ट्रॉम आ जाता है। इस तरह हम इसका रेडियस ज्ञात कर लेते हैं। तो इस यूनिट को आप ये सारे आर का मान याद कर लीजिए, हमें वेग में भी काम देगा। आर का मान हमें
बोर का वेग, बोर की ऊर्जा, बोर कक्षा की ऊर्जा, हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, कुल ऊर्जा ज्ञात करने में आर का काम याद मान का एक जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसको आप भली भांति याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। आर बराबर क्या होगा? आर बराबर देखिए एच स्क्वायर अपान 4π² यम ई स्क्वायर जेड, यहाँ है एन स्क्वायर, तो एच स्क्वायर अपान 4π² यम ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर अपान जेड, एन स्क्वायर अपान, तो इसका मान रखेंगे तो आर का मान होगा 0.529 एन स्क्वायर अपान जेड। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, या लगभग 0.53 एन स्क्वायर अपान। अब देखिए यह जो है एकल इलेक्ट्रॉन के लिए इन्होंने प्रयास किया था, तो हाइड्रोजन का हम निकालते हैं। अगर हाइड्रोजन की पहली कक्षा जो है, पहली कक्षा n बराबर 1, n बराबर 1 तो मान रखते हैं, तो R1 पहली कक्षा की त्रिज्या हो जाएगी 0.529 एन स्क्वायर, एन का मान है 1 का वर्ग, हाइड्रोजन का परमाणु, जेड परमाणु क्रमांक है, जेड यहाँ परमाणु क्रमांक है, तो 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। इस पहली कक्षा को जो है, पहली कक्षा को हम बोर की कक्षा कहते हैं, बोर कक्षा कहते हैं, बोर कक्षा है। और ये बोर कक्षा की त्रिज्या, बोर त्रिज्या लागू हो जाएगी, बोर कक्षा की त्रिज्या हो जाएगी पहली कक्षा, यानी कि हम, यानी ये इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पर एक धनावेश है, इसकी पहली कक्षा की ये दूरी जो हो गई वह 0.529 एंगस्ट्रॉम है। तो दूसरी कक्षा बताइए, दूसरी कक्षा हो जाएगा, यानी ये दूसरी कक्षा का मान बताइए कितना? हाइड्रोजन परमाणु की दूसरी कक्षा की त्रिज्या बताइए, दूसरी कक्षा की त्रिज्या निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा R2 बराबर हो जाएगा, R2 बराबर, त्रिज्या सूत्र है R बराबर 0.529 एन स्क्वायर अपान जेड, तो R2 बराबर 0.529, दूसरा n बराबर 2 हो गया यहाँ पर, 2 का वर्ग अपान 1, तो ये हो जाएगा 4 9 36, 4 दूनी 8 3 11, 4 5 20 21, यही हो जाएगी, 4 9 36 के 6, 4 दूनी 8 3 11 के 1, 4 5 20 21, ये एंगस्ट्रॉम। इसी तरह तीसरी, चौथी, पांचवी, तो होमवर्क है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन के लिए तीसरी चौथी कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसके साथ साथ सूत्र हो गया Rn बराबर 0.529 Z9 एन स्क्वायर अपान जेड एंगस्ट्रॉम। तो इस पे हम निकालेंगे। इसी तरह हीलियम परमाणु का पहली और दूसरी कक्षा ज्ञात कीजिए, कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करिए। और दूसरा है लिथियम परमाणु के लिए, लिथियम आयन के लिए पहली और दूसरी कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यही आपको करना है, निकालना है। आप देखते हैं, आप जो है इसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, इसकी त्रिज्या का मान लिख कर दीजिए, जिससे मैं जानूं कि आप इंटरेस्टेड हैं, पढ़ाई के प्रति सावधान हैं, सतर्क हैं और आप कुछ करने के लिए इच्छुक हैं। बहुत ही आसान है, बहुत अनुप्रयोग है, सही है। तो इसमें बहुत इजी है सूत्र का निगमन।
सूत्र का अगर निगमन भी नहीं जानते हैं, अगर केवल जानकारी है, तो ये त्रिज्या को याद कर लीजिए, सीख कर याद कर लीजिए। अगर आप कंपटीशन देना चाहते हैं तो त्रिज्या निकालने का ढंग भी जान लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।